पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर रहे थे इरिगेशन के बारे में कि सिंचाई की परिभाषा क्या होती है, सिंचाई के उद्देश्य क्या होते हैं, फसलों में हमें सिंचाई कब व कितनी मात्रा में करनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, तो उसकी विधियां पहले हम पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे इसमें मृदा नमी के आधार पर हम किस प्रकार सिंचाई करते हैं। तो देखो इसमें एक होता है क्षेत्रीय क्षमता, क्षेत्रीय क्षमता, और एक होता है स्थायी मलानी बिंदु, स्थायी मलानी बिंदु। अब एक होती है क्षेत्रीय क्षमता, जैसे बात करता हूं कि मैं अपने ये एक मृदा की क्या है परत है, तो एक परत कौन सी होती है मृदा की, नीचे वाली परत ये है। अब मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, मृदा में उपलब्ध जल की कौन सी ऊपरी सीमा, तो क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी क्षेत्रीय क्षमता कहलाएगी। मतलब मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा को कहते हैं क्षेत्रीय क्षमता, और नीचे वाला जो बिंदु होता है उसे कहते हैं स्थायी मलानी बिंदु, मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसे कहेंगे फील्ड कैपेसिटी। मतलब मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा को कहते हैं क्षेत्रीय क्षमता या फील्ड कैपेसिटी, और नीचे वाला जो बिंदु होता है उसे कहते हैं स्थायी मलानी बिंदु, मतलब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इन दोनों के मध्य, मतलब क्षेत्रीय क्षमता के स्थायी मलानी बिंदु, इन दोनों के मध्य जल, इन दोनों के मध्य जल क्या होता है, पौधे प्राप्त कर पाते हैं। मतलब इन दोनों के मध्य जो मृदा में जल है उसी जल को पौधे प्राप्त कर पाते हैं, तो उस जल को कहेंगे हम प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहते हैं। अब जैसे जैसे वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, इस मृदा की जो परत थी ऊपर वाली कौन सी क्षेत्रीय क्षमता, इसमें क्या होती है, नमी का ह्रास होता है, मतलब नमी की क्या होती है, कमी होती है, और धीरे धीरे क्या होता है, अस्थायी मलानी बिंदु की अवस्था आने लगी जाती है। बस इसी बात यही है कि वाष्पीकरण होगा और क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, धीरे क्या होगी, इसमें मृदा की नमी में क्या होगी, कमी होगी। मृदा में नमी की कमी होती है तो पौधे की उपज में क्या होती है, अधिक प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो पौधे क्या होते हैं, मुरझाने लगते हैं। इससे पूर्व ही हमें क्या करनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। तो ये तो कौन सा हो गया, क्षेत्र क्षमता, स्थायी मलानी बिंदु। आगे बात समझ में कि क्षेत्र क्षमता मृदा, मतलब मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, क्षमता नीचे कौन सी कहलाएगी, स्थायी मलानी बिंदु, और इन दोनों के बीच में क्या है, प्राप्य जल, ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं कि जलमान, जलमान की बात करूं मैं, जलमान, अगर जलमान की बात करता हूं मैं, तो जैसे हम फसलों में सिंचाई दे रहे थे क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर दे रहे थे, अब प्रत्येक जो फसल होती है उसकी जलमान भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे बात करूं मैं, जैसे पौधे की बुआई से लेकर के उसके कटाई तक क्या होती है, उससे जल की आवश्यकता होती है, तो उससे क्या कहेंगे, हम उसकी जलमान कहेंगे। मतलब उसको अपना जीवन यापन करने के लिए कितना जल चाहिए, मतलब बढ़वार के लिए, फूस पाने के लिए, बाली पकते समय, तो उस अवस्थाओं में से कितना कितना जल चाहिए। अगर जलमान के अनुसार पौधे को क्रांतिक अवस्थाओं पर अगर हम जल देते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। जिससे बात करूं मैं जलमान, जलमान की बात करूं मैं तो धान है, गन्ना, गेहूं, गेहूं, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, आलू। अगर हम इन फसलों की बात करें तो इनमें जलमान कितनी है वो देखते हैं हम मीमी में।
जिससे धान की होती है 900 से लेकर के 2500 मिमी, इसमें होती है मिमी में होती है। गन्ना की होती है 1500 से लेकर के 2500 मिमी। गेहूं की होती है 450 से लेकर के 650 मिमी। जवार की भी यही होती है। मक्का की होती है 500 से लेकर के 800 मिमी। कपास की होती है 700 से 1300 मिमी। मूंगफली कितनी होती है? मूंगफली की होती है 500 से 700 मिमी। और आलू की जलमांग की होती है, यही होती है। तो ये जलमांग होती है मिमी में कि उसे कितना जल आवश्यक होता है। अब धान की होती है 900 से लेकर के 2500 मिमी होती है, मतलब इसे ये जल की मात्रा चाहिए। और प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जलमांग होती है प्रतिदिन। प्रतिदिन के हिसाब से सर्वाधिक जलमांग वाली फसल कौन सी होती है? धान। चावल मतलब प्रतिदिन से पानी क्या होती है, इससे अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगर हमें औसत पूछता है तो औसत में किसकी होगी? गन्ना की। किसकी होती है? गन्ना की से अधिक पानी चाहिए, कितना? 1500 से 2500 मिमी। इससे गेहूं कितनी होती है? 450 650। ज्वार कितनी होती है? ज्वार की होती है मक्का की 500 से 800, कपास की 700 से 1300, मूंगफली की 500 से 700, आलू की 500 से 700। तो ये तो हो गई जल मांग। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियों के बारे में जो सिंचाई की विधियां मतलब जिनके माध्यम से हम फसलों को पानी देते हैं। सिंचाई की बहुत सी विधियां हैं, जैसे फव्वारा विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है जो प्रचलन में है, टाइफून विधि है, नकवार या सारा सारा विधि है, या चौकेबार या द्रोण सिंचाई विधि है। ठीक है ना? तो ये तो क्या है, सिंचाई की विधियां है। तो अब हम देखते हैं, जैसे पहली विधि की बात करूं मैं तो हम देखते हैं चौकेबार। चौकीबार, इसे कह सकते हैं हम द्रोणी, द्रोणी, या कह सकते हैं इसे चेक बेसिन, चेक बेसिन मेथड, चेक बेसिन विधि कह सकते हैं। अब देखो इस विधि में हम किस प्रकार हम सिंचाई करते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि सिंचाई की चौकेबार विधि या द्रोण सिंचाई विधि को समझाइए। अब देखो, तो ये सर्वाधिक क्या है? प्रचलित विधि है। कैसी विधि है? सर्वाधिक क्या है? प्रचलित विधि है। कौन सी? चौकीबार, द्रोणी या चेक बेसिन मेथड विधि बहुत प्रसिद्ध है। इस विधि में सर्वप्रथम खेत को हम समतल कर लेते हैं, मतलब खेत का समतलीकरण करना क्या होता है? आवश्यक होता है। खेत को समतल कर लेते हैं, और खेत को समतल करने के बाद में क्या होगा? इसमें खेत को समतल करने के बाद में उसे क्या करेंगे? उसे हम क्यारियों में बांट देंगे। समतल कर लिया खेत को समतल करने के बाद में उसे आयताकार या वर्गाकार क्यारियों में उसे क्या करेंगे? हम बांट लेंगे। और आयताकार या वर्गाकार क्यारियों में बांटने के बाद में, ठीक है ना, उसमें हम अब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम चौकीबार। क्या कहेंगे इसे कहेंगे चौकीबार। मतलब जो क्यारियां बनी हुई है, जो क्यारी बनी हुई है क्या कहेंगे? उसे चौकीबार कहेंगे। और इस क्यारियों में पानी पहुंचाने के लिए कहते हैं हम नलियों का निर्माण करते हैं, मतलब नलियां बनाते हैं जिनके माध्यम से क्या होता है? इस क्यारी में पानी पहुंचता है। क्या होता है? पानी पहुंचता है। तो ये तो विधि कौन सी है? चौकीबार या द्रोणी सिंचाई विधि। देखो उसको दोबारा समझते हैं। यह विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है। कौन सी विधि? चौकीबार, द्रोणी सिंचाई विधि या चेक बेसिन मेथड विधि। इस विधि में सर्वप्रथम हम खेत का समतलीकरण कर लेंगे, मतलब सर्वप्रथम खेत को पूरे खेत के लिए हम समतल कर लेंगे।
अब समतल करने के बाद में इस खेत को हम आयताकार या वर्गाकार जो क्यारियों में बांटे लेंगे, और इन क्यारियों क्या कहेंगे, उस क्यारियों को हम चौकीबार कहते हैं। क्या कहते हैं, उस क्यारियों को हम चौकीबार कहते हैं, चाहे वो आयताकार हो चाहे वो वर्गाकार हो, उसे हम चौकीबार कहेंगे। अब इन क्यारियों में पानी पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम पानी पहुंचाने के लिए हल्की हल्की छोटी नलियों का निर्माण करते हैं, जिनके माध्यम से पानी पहुंचता है। तो विधि कौन सी होती है, वो चौकीबार या द्रोण सिंचाई विधि। अब इस विधि में एक होता है अनियंत्रित आपलाऊं। देखते हैं अनियंत्रित आपलाऊं। अनियंत्रित आपलाऊं किसे कहेंगे, देखो अनियंत्रित आपलाऊं क्या होता है, मतलब किसी विधि के माध्यम से सिंचाई करने के बाद में जो जल होता है वो अनियंत्रित होकर किसी दूसरे खेत में पहुंच जाता है, जो खेत में पहुंची जाता है उसे क्या कहेंगे, अनियंत्रित आपलाऊं। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का कि अनियंत्रित आपलाऊं से आप क्या समझते हो। सिंचाई की ऐसी विधियां जिस विधि के माध्यम से जल अनियंत्रित होकर के किसी दूसरे खेत में पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं अनियंत्रित आपलाऊं कहते हैं। मतलब जो भी अपने जल है, जिस किसी भी विधि के माध्यम से अगर हम जल दे रहे हैं और वो जल क्या होता है, अनियंत्रित होकर किसी दूसरे खेत में पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं अनियंत्रित आपलाऊं कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम अनियंत्रित आपलाऊं कहते हैं। अब इस विधि के दोष तो क्या कौन कौन से हैं और लाभ कौन कौन से हैं। लाभ और इसकी हम सीमाएं देखते हैं। लाभ और सीमाएं, अगर लाभ की बात करूं मैं तो लाभ तो ये तो क्या है, सबसे सरल विधि है। एक तो लाभ कौन सा हो गया, सबसे सरल विधि है, सरल विधि है ना, और इसमें सरल विधि है और पानी भी क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, पहुंची जाता है, और अनियंत्रित आपलाऊं की समस्या इसमें भी नहीं रहती है, ठीक है ना। और जल का अंतःस्रण भी क्या होता है, आसानी से हो जाता है। तो अगर लाभ पूछा हो, कोई से भी 2 लाभ हो सकता है, कि सबसे क्या है, सरल विधि है और पतित विधि भी है। पानी का वितरण क्या होता है, समान रूप से होता है, मतलब प्रत्येक क्यारी में पानी क्या होता है, समान रूप में पहुंची जाता है। अंतःस्रवण मतलब पानी के अंदर जाने की प्रक्रिया होती है, वो क्या, उसका वितरण क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें सीमाएं कौन कौन सी होती है। तो कोई से भी आप 2 लाभ या 3 लाभ ले सकते हो, सरल विधि है, पानी वितरण समान होता है, अनियंत्रित आपलाऊं की समस्या इसमें नहीं रहती है, अंतःस्रवण क्या होता है, आसानी से हो जाता है। अब सीमाएं कौन कौन सी है, सीमाओं की बात करूं मैं तो एक तो ये विधि क्या है, इसमें श्रम अधिक लगता है, श्रम मतलब मेहनत की लगती है, इसमें अधिक लगती है, एक सीमा तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें खेत का पहले समतलीकरण करते हैं, और समतलीकरण करने के बाद में इसमें क्या बनती है, नालियां और कूड़ और नालियां सिंचाई देने के लिए। तो अधिकांश जो खेत होता है उसका अधिकांश जो भाग होता है वो क्या होता है, कूड़ और नालियों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, जिससे खरपतवार नियंत्रण में क्या आती है, हमें समस्या आती है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी सीमाएं, मतलब पूरे खेत में क्या होता है, मेड़ और नाले बन जाती है, तो इसमें क्या होता है, विधान होता है निराई गुड़ाई में, ये जुताई कार्य करने में। बाकी इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे जैसे बूंद बूंद सिंचाई विधि और फुहारा सिंचाई विधि के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।